जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं क्या करता हूँ, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आप लोगों के लिए इस धमाका सीरीज लेके आ रहा है, सीटी को मद्देनजर रखते हुए। और आपके बीच में राजस्थान का इतिहास लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान के इतिहास में हमारा मेवाड़ का इतिहास चल रहा था, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो समझौते होते हैं, अकबर जो प्रताप को समझाने के लिए चार प्रस्ताव भेजता है, उसकी चर्चा मैंने कर ली थी। मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम सीधी चर्चा करेंगे हल्दी घाटी की। तो चलिए आज हल्दी घाटी की चर्चा करते हैं। डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में उस वक्त हुआ क्या था। जितना हमारे पास सोर्सेज है, जितनी हमें जानकारी मिलती है, मैं कोशिश करूंगा कि हम सब पे चर्चा करें। ठीक है दोस्तों, हेडिंग लगा लो हल्दी घाटी। हल्दी घाटी हेडिंग लगाने से पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, भूमि बना लेते हैं। क्या होता है दोस्तों, 1572 और 1573 के अंदर अकबर के द्वारा प्रताप को समझाने के लिए समझौते भेजे जाते हैं, परंतु प्रताप मानता नहीं है, और सभी जो प्रस्ताव है वो पूरा करता है। इस बीच में क्या होता है, 1574 और 1575 के बीच में अकबर क्या बिजी हो जाता है, और वो एक तो मारवाड़ अभियान में बिजी हो जाता है और फिर बंगाल अभियान में बिजी हो जाता है। उसको फिर टाइम नहीं मिलता है। इसके बाद में अकबर पुनः प्रताप पर ध्यान देता है 1576 के अंदर। और कैसे ध्यान देता है समझ रहा, मार्च 1576 की बात है। मार्च 1576 को इस वक्त अकबर जो है वो फतेहपुर सीकरी के अंदर होता है। अकबर सभी गांवों से फ्री हो चुका है, और अकबर कह रहा है चल रहा है, अब हम किस तरफ वो करेंगे, अभियान प्रताप पे करेंगे। तो अकबर फतेहपुर सीकरी से सीधा कहाँ पे आ जाता है, अजमेर आ जाता है। कहाँ जाता है, अजमेर आ जाता है अकबर। फतेहपुर सीकरी से अजमेर। और अजमेर में कौन सी जगह आता है, ये एक दुर्ग होता है जिसका नाम होता है मैगजीन का। फिर उसको मैगजीन के दुर्ग में आ जाता है। अब वहां पे आ जाता है, युद्ध की योजना बनाता है ये अकबर। ठीक है दोस्तों, अकबर और मान सिंह कहाँ जाते हैं, मैगजीन ग्रुप में जाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, युद्ध की योजना बनाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना कहाँ तैयार की थी, तो उसका जो आंसर आता है वो आता है मैगजीन का दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। मैगजीन दुर्ग के अंदर से युद्ध की योजना बनाने के बाद 3 अप्रैल 1576, 3 अप्रैल 1576 को अकबर क्या करता है, मानसिंह को रवाना करता है यहाँ से कि भाई मानसिंह अब तू रवाना हो जा। मानसिंह को रवाना करता है, मानसिंह को कहाँ भेज देता है कि मानसिंह तू अब यहाँ से जा, और मांडलगढ़ अपने जीत रखा है। मैंने बताया था आपको, मांडलगढ़ जीत लिया था अकबर ने बल्लू सोलंकी से। आपको याद हो तो पिछली वीडियो के अंदर, तो मांडलगढ़ अपने पास में, मानसिंह तू वहां जा और वहां पर जाकर के रुक, और जो भी अब कमी रह गई है युद्ध की, तो वो कमी तो वहां पे पूरी करना। तो मानसिंह को कहाँ भेज देता है ये, मांडलगढ़। मानसिंह, इस बीच में एक घटना होती है, वो घटना क्या होती है, अकबर जब मानसिंह के नेतृत्व में शाही सेना को रवाना करता है, तो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है नकीब खां या नबी खां, जो नाम हमें मिलते हैं नकीब या नबी खां। ये क्या करता है, युद्ध में जाने से मना कर देता है। मना कर दे भाई मैं नहीं जाऊंगा युद्ध में करना है। पूछते हैं लोग भाई तू क्यों नहीं जा रहा, तो बोलता है कि यार बात दरअसल ऐसी है कि इस युद्ध का सेनापति जो है वो एक हिंदू है, और मैं ठहरा मुसलमान। अगर इस युद्ध का सेनापति एक मुसलमान होता, तो इस युद्ध में सबसे पहले भाग लेने वाला व्यक्ति मैं होता। तो एक छोटी सी बात है, क्वेश्चन बन जाए तो नहीं, किसने युद्ध में ऐसा मैं कर दिया था, तो वो है नकीब खां या नबी खां। फिर दोस्तों मानसिंह पहुंच चुका है मांडलगढ़ में। अब मांडलगढ़ में लगभग कितने महीने रुकता है मानसिंह, 2 माह तक रुकता है। और 2 माह तक अपनी जो सेना है उसको प्रशिक्षण देता है कि भाई सारे के सारे जो भी तुम्हें बैंड चाल उठक बैठक जितनी भी तुमको प्रैक्टिस करनी कर लो, रस्सी कूदना डोली कूदना जो भी तुम्हें आना करना है कर लो। 2 माह तक क्या करता है, अपनी सेना को प्रशिक्षण देता है कौन, मान सिंह। ठीक है,
दो माह तक युद्ध की परिस्थिति होता है। और जैसे ही तैयार होती है सेना, और सेना को लेकर वहां चला जाता है, सेना को लेकर निकल जाता है, अंतिम पड़ाव जहां डालता है वो पड़ाव डालता है मोलेला गांव। मोलेला गांव हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे पढ़ेंगे हम कि मोलेला गांव क्यों प्रसिद्ध है। तो मोलेला गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजसमंद। अंतिम पड़ाव कहाँ डाल देता है? राजसमंद में डाल देता है कि भाई रही सही जो भी है कमी वो भी पूरी कर ले। एक क्वेश्चन बन जाता है कि अंतिम पड़ाव कहाँ डाला था, तो वो डाला मोलेला गांव राजसमंद। यहाँ से हल्दीघाटी में बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। उधर से प्रताप को ये जानकारी मिल जाती है कि भाई मानसिंह आ चुका है और मोलेला गांव में अपना अंतिम पड़ाव डाला हुआ है। तो जो प्रताप होता है, प्रताप कम होता है, तो प्रताप भी अपनी सेना लेकर के हल्दी घाटी के मैदान में आ जाता है। अब मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ आप लोग। ये है हमारी प्यारी, ये है हल्दी घाटी। ये क्या है? हल्दी घाटी। इसके इस तरफ है मानसिंह मुगल सेना, और इसके उस तरफ है राजपूत सेना। आप लोगों को दिख तो रहा है ना उसके अंदर? हाँ, इस तरफ है राजपूत सेना और इस तरफ है मुगल सेना। ठीक है दोस्तों? इस तरफ मुगल सेना है और इस तरफ राजपूत सेना है। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि भाई जो क्या कहते हैं मानसिंह है वो भी पहुंच गया हल्दी घाटी के अंदर, अंतिम पड़ाव मोलेला गांव में डाल दिया। उधर से राजपूत सेना को लेकर के प्रताप भी आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेना को किस प्रकार उन्होंने जमाया था उस वक्त, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखो, आप लोगों को पता है, पहले तो आप ये वाली चीज उतार लो एक बार। उतारो तो लोग क्या है, काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और बात कर लेते हैं अच्छे से डिटेल में। तो मेरा पता स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्वेश्चन बन जाता है ये कि कहाँ गया मांडलगढ़, दो महानगरों का मांडलगढ़, युद्ध की योजना कहाँ बनाई मैगजीपुर में, कब 3 अप्रैल, तो क्वेश्चन बन जाते हैं। मना किसने कर दिया? नकी खान। सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं वन लाइनर। तो इनका भी ध्यान रखना, नोट डाउन करते हुए चलना बुक के अंदर। इसको मैं बड़ा बना देता हूँ, बीच में बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो। तो ये है हमारी हल्दी घाटी, और आज के दिन इसके अंदर इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास की बात करें, इस तरफ कौन सी सेना है? इस तरफ मुगल सेना। इस तरफ कौन सी है? इस तरफ राजपूत सेना। मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? मानसिंह कर रहा है। तो मानसिंह ने अपनी सेना किस तरह से सजाई कि भाई उसके जो सैनिक थे उसके अंदर सबसे पहले तो जो था जगन्नाथ कछवा। ठीक है, उस जगन्नाथ कछवा को क्या कहा? जगन्नाथ तू रहेगा हरावल में। और सबसे आगे सेना कौन सी होती है? सबसे आगे की सेना होती है हरावल। हरावल ये होता है मध्य, और ये होता है चंद्रावल। चंद्रावल का मतलब होता है पीछे का। हरावल के अंदर मानसिंह ने किस किस को भेजा? अपने जो योग्य व्यक्ति थे उनको भेजा था। सबसे पहले तो बोलते हैं जगन्नाथ कछवा। जगन्नाथ कछवा। दूसरा कौन था? दूसरा बहुत योग्य था आसफ खान, जिसने चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी की थी। चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के बाद में उस किले का सेनापति या उस किले का किलेदार किसे नियुक्त किया था? आसफ खान। तो हाँ भाई आसफ तू भी आजा, तेरा भी प्रमोशन हो गया है और तू भी हरावल का नेतृत्व करेगा। तीसरा था एक हाशिम बराह। तो अपने जो योग्य व्यक्ति थे उन योग्य व्यक्ति को क्या कर दिया उसने? हरावल में लगा दिया। मध्य के अंदर क्या कहा कि सिर्फ मैं रहूंगा मध्य के अंदर। मानसिंह कहता है कि मध्य के अंदर मैं रहूंगा। पूछा भाई किस पर, घोड़े में रहोगे हाथी में रहोगे? तो हाथी में रहूंगा। हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। मध्य के अंदर कौन था? मध्य के अंदर था सिर्फ मानसिंह। सेना थी, सेना तो थी, हाँ, मानसिंह था, और कौन से हाथी किस पे था? मर्दाना हाथी पे था। मर्दाना हाथी। मानसिंह कौन से किस पे था? मर्दाना हाथी। ठीक है, अब ये जो मध्य है इसके वाम पक्ष में, वाम पक्ष का मतलब बाईं तरफ,
ये जो वाम पक्ष है, इस वाम पक्ष में जो सेना थी, उस सेना का नेतृत्व कौन संभाल रहा था? गाजी खान। कि भाई गाजी, तू वाम पक्ष में काम करने के लिए हो जा राजी, ठीक है। मान सिंह ने ये वाली शायद बात बोली होगी, इससे गाजी का खुश हो गया होगा, गाजी का वाम पक्ष में चला जाऊंगा। फिर तो मजाक वाली बात है दोस्तों, आगे सुनो। मध्य जो पक्ष था, इसके जो दाहिनी तरफ थे, मतलब दक्षिणी तरफ, और दक्षिण तरफ जो सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सैयद खान। तो लिख लो, दक्षिणी पक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा था? सैयद खान। ये सैयद का आ गया। पीछे बचता है चंद्रावल। चंद्रावल बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रावल के अंदर एक व्यक्ति ऐसा था जिसने हल्दीघाटी युद्ध की पूरी नीति बदल दी थी। हल्दीघाटी युद्ध जीत कौन रहा था और जीत कौन जाता है, उसका पूरा क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को देंगे तो उसका नाम आएगा चंद्रावल। चंद्रावल में जो व्यक्ति तैनात था उसका नाम क्या था? मिहत्तर खां। मिहत्तर खां। अब इसने हल्दीघाटी युद्ध की सूरत कैसे चेंज कर दी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब ये सारे के सारे लोग युद्ध के लिए जा रहे हैं और अपने सेना को बढ़िया सेट कर रहे हैं। तो बात आई होगी कि कहीं ना कहीं से इस वाली बात को अपन किताबों में लिखवाना चाहिए, तो क्यों ना एक प्रत्यक्ष दृष्टा अपने साथ में ले जाए। तो अब्दुल कादिर बदायूनी नाम का एक व्यक्ति था, उसको ये लोग अपने साथ में ले गए थे। बदायूनी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने हल्दीघाटी का युद्ध अपनी आंखों से देखा था। और वो हल्दीघाटी का युद्ध था, वो कहां से देखा था? वो इस तरफ से देखा था। हल्दी जो बदायूनी है, उस बदायूनी को यहाँ तैनात कर दिया कुछ उसके अंगरक्षकों के साथ में। अंगरक्षकों के साथ में बदायूनी इस युद्ध को देख रहा था और सीधा सीधा लिख रहा था। और इस तरफ रिजर्व सेना थी, आरक्षित, कि भाई अगर दिक्कत हो जाए, ये सेना बच जाए, कुछ हो जाए, तो रिजर्व सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था माधो सिंह कछवाहा। तो इस प्रकार से मान सिंह ने अपनी सेना को सजाया था। हर किसी के पास अपनी अपनी सेना थी, हर सेना का नेतृत्व एक योग्य व्यक्ति कर रहा था। ठीक है दोस्तों, आसफा के बारे में हम जानते हैं, पिछले युद्धों में बहुत अच्छा किया है। जगन्नाथ कछवाहा, मान सिंह खुद बहुत वो था, मेहत्तर का। इधर राजपूत सेना, इस राजपूत सेना का जो नेतृत्व था, इसकी भी हम बात कर लेते हैं राजपूत सेना की। इधर से महाराणा प्रताप, वो भी कम नहीं थे, वो भी एक अच्छे योग्य सेनापति थे। तो उन्होंने भी अपनी सेना को बहुत अच्छे से सजाया था। कैसे सजाया था सुनो। सबसे पहले वही हरावल, फिर मध्य और फिर चंद्रावल। हरावल में लड़ने का अधिकार किसका था? वो था सलूमपुर के सामंतों का। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। और क्या हुआ कि जो महाराणा प्रताप थी, उस महाराणा प्रताप की जो हरावल सेना थी, उस हरावल सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने एक मुस्लिम व्यक्ति को दिया, जिसका नाम था हकीम खां सूर। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूर कर रहा था। इसके जो सहयोगी थे वो थे सलूमपुर के कौन? कृष्णदास चुड़ावत, रावत सांगा, भीम सिंह डोडिया और रामदास। सब अपने अपनी सेना लेकर के आ गए थे। और पूरी की पूरी जो हरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूर। ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो महाराणा प्रताप है, इसकी हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हकीम खां सूर ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार पूछा गया। महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं मध्य में मैं रहूंगा। महाराणा प्रताप के शासन में और कौन थे? एक तो था भामाशाह। भामाशाह वही है जिसने महाराणा प्रताप को बहुत सारी राशि भेंट की थी, जिसे हम मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। तो मध्य में कौन है? मध्य में खुद प्रताप। और किसके साथ में? वही अपना घोड़ा, उसका नाम है चेट्टा। और साथ साथ और कौन कौन है साथ में? तो और है ताराचंद और भामाशाह। ये प्रताप मध्य में जाकर के सेट हो गए। अब चंद्रावल की बात करेंगे। चंद्रावल के अंदर कौन था? तो ये वाला क्वेश्चन कौन बनता है कि एकमात्र भील राजा जिसको प्रताप ने राणा लगाने की अनुमति दी थी, उसका नाम था
पुंजा, और उस पुंजा को क्या कहा कि तू जाकर के चंद्रावल को संभाल। तो चंद्रावल का जो नेतृत्व करा था कौन करा था? राणा कुंजाभील। क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और इसके सहयोगी एक था जगन्नाथ, ठीक है दोस्तों। महाराणा प्रताप के दाहिने पक्ष का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? राम सिंह तोमर। ये दोस्तों, और जो वाम पक्ष है, उस वाम पक्ष का जो नेतृत्व था वो वाम पक्ष का नेतृत्व कर रहा था झाला मानसिंह और झाला बीता। कौन कर रहा था? झाला मानसिंह और झाला बीता, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। झाला मानसिंह और झाला बीता, ठीक है। झाला मानसिंह और झाला बीता, तो महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को अच्छे से तैयार कर लिया। दोनों की दोनों सेना तैयार है, युद्ध करने को आतुर है, दोनों की दोनों सेना रेडी हो चुकी है। अब आता है वो दिन जिस दिन इतिहास लिखा जाता है। वो दिन हमें मिलता है कुछ बुक्स में तो 18 जून, कुछ में 21 जून। 21 जून का समर्थन टोड करता है, बाकी इतिहास का 18 जून का समर्थन करता है, और हम 18 जून को प्रायोरिटी मान करके आगे बढ़ेंगे। 18 जून का वो दिन होता है 1576, सुबह के करीब 9 बजे। कहा जाता है महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध की शुरुआत की जाती है। एक हाथी भेजा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध में। प्रताप की जो सेना है पीछे रणभेरी बजाती है, और जब हाथी युद्ध की तरफ बढ़ता है, थोड़ी बहुत सेना जो होती है मानसिंह की, उसको ध्वस्त करके वापस चला जाता है। इस वक्त जो प्रताप की सेना है वो कैंप पहाड़ों में है। हल्दी घाटी का युद्ध है थोड़ा उबड़ खाबड़ है, खुला मैदान नहीं है, पूरी तरह खुला मैदान है। एक है बादशाह बाग, हल्दी घाटी के नीचे उठती बादशाह बाग। इस बादशाह बाग के आगे की जो जमीन है वो उबड़ खाबड़ है। बादशाह बाग तो समतल है, और इसकी जो आगे की जमीन है उबड़ खाबड़ है। तो प्रताप की सेना वो जो उबड़ खाबड़ है पहाड़ियां इसके अंदर छुपी हुई थी। जब ये हरकत होती है तो मानसिंह ने सेना को आदेश दिया युद्ध किया जाए, और मानसिंह सेना आगे बढ़ती है और उबड़ खाबड़ जगह घाटियों में चली जाती है। प्रताप अपनी सेना को युद्ध करने की अनुमति देता है, आदेश देता है। और प्रताप की सेना चूंकि पहाड़ियों के अंदर युद्ध करने में अभ्यस्त थी और छापामार नीति के अंदर भी वो बहुत कुशल थे, तो प्रताप की सेना मानसिंह की सेना पर टूट पड़ती है, और पहला पक्ष इतना अच्छा लड़ा जाता है प्रताप की सेना के द्वारा कि मानसिंह की जो सेना है उसके पैर उखड़ जाते हैं, और मानसिंह सेना को पीछे हटना पड़ता है। मानसिंह सेना को पीछे हटना पड़ता है। हम यूं कह सकते हैं कि जो फर्स्ट राउंड है उसमें प्रताप की विजय हो गई है, और प्रताप की सेना ने मानसिंह सेना को परास्त कर दिया है। ये जो चीज है, ये चीज जब होती है तो प्रताप की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती है। प्रताप की सेना जब आगे बढ़ती है तो जो घाटियां होती है उस घाटियों से प्रताप की सेना बाहर निकल जाती है। जीत का उत्साह ही कुछ इस प्रकार होता है कि प्रताप की सेना को पता नहीं चलता कि कब वो अपनी घाटियों से बाहर आ गए। प्रताप की सेना जब घाटियों से बाहर आती है, अब घाटियों से बाहर आती है कहाँ जाती है? बादशाह बाग के अंदर आती है। बादशाह बाग समतल भूमि थी, और ये जो समतल भूमि थी इसके अंदर मानसिंह की सेना अभ्यस्त थी युद्ध करने के लिए। मानसिंह ने मांडलगढ़ के अंदर अपनी जो सेना थी जिसको प्रशिक्षण दिया था 2 माह तक, वो इसी ऐसी ही भूमि पर प्रशिक्षण दिया था। समतल भूमि पर आपको किस तरह से स्टंट दिखाना है अपने, तो मानसिंह की सेना तैयार बैठी थी। प्रताप की सेना मानसिंह सेना को खदेड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, खदेड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। मानसिंह सेना पीछे हट रही थी, और जैसे ही मानसिंह की सेना पीछे हट रही थी, पीछे हटते हटते एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि प्रताप की सेना जीत जाएगी, मानसिंह हार जाएगा इस युद्ध में। लेकिन जब ये स्थिति होती है, इस स्थिति को देखता है पीछे पीछे कौन? मेहतर खां। और मेहतर खां को लगता है ऐसा तो हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि मानसिंह और प्रताप की सेना जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, निरंतर युद्ध करते हुए जा रही है, थकने का नाम नहीं ले रही है, एक मौका भी नहीं दे रही है हमें जीतने का।
मेहता का कहता है अपनी सेना को कि अरे तुम लोग भागो मत, भागने की तुमको जरूरत नहीं है, अकबर आ गया है। अब इस युद्ध की बागडोर कौन संभाल रहा है? अकबर संभाल रहा है। जैसे ही ये समाचार पूरी सेना में फैलता है, भागती हुई सेना के अंदर मनोबल जो होता है, उस मनोबल का अलग ही लेवल हो जाता है, वो मनोबल बहुत बढ़ जाता है और भागती हुई सेना रुक जाती है। तो भागती हुई सेना वापस से यू टर्न करती है। अकबर की खबर सुनते ही, आ चूंकि खुले मैदान में ये आ चुके हैं, प्रताप की सेना खुले मैदान में आ चुकी है, मान सिंह की सेना खुले मैदान में, और इस खुले मैदान में युद्ध होता है। और इस युद्ध की जो हमें परिणाम देखने को मिलता है वो मिलता है कि प्रताप की सेना फिर कमजोर पड़ने लग जाती है। मान सिंह की जो सेना है वो प्रताप की सेना में बहुत ज्यादा भारी भारी पड़ती है। उसके पीछे रीजन ये था कि खुले मैदान में आ चुका ही है प्रताप की सेना। मान सिंह के साथ बंदूक लेकर के आया, तोप लेकर के आया। एक तो तोपों की मारक क्षमता घाटी है, पहाड़ियों में बहुत कम होती है। खुले मैदान में आप उससे आराम से अपने दुश्मन को दाग सकते हो। तो उन तोपों की वजह से प्रताप की सेना थोड़ी तितर बितर हो जाती है। और इसी बीच के अंदर खुद मान सिंह सेना के अपने हाथी को लेकर के आगे बढ़ता है युद्ध के लिए। इधर से प्रताप अपने घोड़े चेतक के साथ आगे बढ़ता है और कहते हैं इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। कहा जाता है कि प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो मानसिंह का जो हाथी था, वो मानसिंह के हाथी की सूंड पर पैर रखता है और प्रताप अपने जो भाला है वो भाला फेंकता है किसकी तरफ? मानसिंह की तरफ। जो मानसिंह की तरफ वो भाला फेंकता है तो मानसिंह क्या होता है, जिसमें वो बैठ के, वो हाथी के ऊपर जो जगह होती है जिसमें वो बैठता है, उसके अंदर वो छुप जाता है। ठीक है। और वो जो वो कहते हैं कि मानसिंह घायल हो जाता है उसके अंदर। तो जब बहुत देर तक मानसिंह उस तख्ते में से बाहर नहीं निकलता है, जब जिसमें वो बैठा रहता है, तो लगता है कि सबको लगता है कि मानसिंह मर चुका है। ठीक है। और प्रताप का घोड़ा जब हाथी से पैर वापस हटाता है तो क्या होता है, मानसिंह ने जो मर्दाना हाथी था, उस मर्दाना हाथी जो सूंड थी, उस सूंड पे क्या होता है, तलवारें बांध रही थी। तो जब चेतक वापस उतरता है तो वापस उतरते वक्त क्या होता है, चेतक का एक पैर कट जाता है। ठीक है। इसी बीच युद्ध में महाराणा प्रताप भी थोड़े बहुत घायल हो जाते हैं। और जब चेतक घायल हो जाता है, महाराणा प्रताप भी थोड़े बहुत घायल हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जो ज्यादा मानसिक ज्यादा पीड़ा होते हैं उनको लगता है कि इस युद्ध में अगर प्रताप की मृत्यु हो गई तो फिर वही बात हो जाएगी कि राज परिवार को व्यक्ति बचेगा नहीं। राज परिवार को व्यक्ति बचेगा नहीं तो अगर हम आज हार जाएंगे तो फिर से जीतने की उम्मीद बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर राज परिवार को व्यक्ति जीवित रहा और अगर हम ये युद्ध हार भी गए तो कल को वो अपनी सेना को फिर से गठित करके वापस से युद्ध तो कर सकता है। क्या होता है दोस्तों, जब तक राजा जिंदा होता है तब तक लोगों में उम्मीद जिंदा रहती है। राजा ही नहीं रहेगा तो लोग बिल्कुल हताश और निराश हो जाते हैं। तो मान सिंह और ज्यादा बेदारे सोचे कि प्रताप को यहाँ से बाहर निकाल देना ही उचित रहेगा। और इन दोनों ने क्या किया, महाराणा प्रताप का क्या किया, अपना जो छत्र था वो छत्र धारण कर लिया। किसने किया? झाला बीता ने। तो क्वेश्चन बन जाता है कि महाराणा प्रताप का जो छत्र किसने धारण किया था? झाला बीता ने धारण किया था। तो महाराणा प्रताप क्या कर देते हैं, युद्ध की जो भूमि है उससे बाहर निकाल देते हैं। और युद्ध की भूमि, जब युद्ध की भूमि से महाराणा प्रताप को बाहर निकाल दिया जाता है, चेतक ने यहाँ पर अपना बहुत अच्छा परिश्रम दिखाया। चेतक का बहुत बड़ा पराक्रम यहाँ पे कि उसका एक पैर कटा हुआ था, उसके बावजूद भी वो क्या करता है, महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर ले जाता है। प्रताप की जो सेना होती है वो मानसिंह की सेना के आगे ज्यादातर फिर टिक नहीं पाती है और तोप के आगे तलवारें कहाँ चल पाती है, आपको भी बताइए ये बात। और झाला बीदा जो प्रताप का छत्र धारण कर युद्ध कर लड़ता है, इसकी उस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और धीरे धीरे देखते देखते जो प्रताप की सेना है वो इस युद्ध को हार जाती है और मानसिंह इस युद्ध को जीत जाता है और प्रताप की सेना इस युद्ध को हार जाती है। प्रताप जब युद्ध भूमि से बाहर निकल रहा होता है तो उदयनाला नाम की जगह पड़ती है। उस उदयनाला नाम की जगह पे क्या होता है, उसका एक भाई होता है शक्ति सिंह। हमने बात की थी कल कि जो शक्ति सिंह था वो अकबर की शरण में चला गया था और अकबर की शरण में जाकर के रहने लग गया था। तो वो जो उदय सिंह था, वो उदय सिंह क्या, वो शक्ति सिंह किससे मिलता है? प्रताप से मिलता है। और क्या कहा जाता है कि जो उदय सिंह और प्रताप और शक्ति सिंह है,
प्रताप और इस शक्ति सिंह की मुलाकात होती है, और इसकी जानकारी हमें कौन सी जगह से मिलती है? एक हमें ग्रंथ मिलता है संगत रासु। संगत रासु नाम का एक ग्रंथ है जो लिखा था गिरधर आसिया ने। किसने लिखा था संगत रासु ग्रंथ? गिरधर आसिया ने लिखा था संगत रासु ग्रंथ। और उसके अंदर मिलता है कि उदयनाला नाम की जगह है बलीचा के अंदर। ये उदयनाला कहाँ पड़ता है? बलीचा के अंदर। यहाँ पे प्रताप और शक्ति सिंह की मुलाकात होती है, और इसकी जानकारी हमें संगत रासु नाम का ग्रंथ देता है जो लिखा था गिरधर आसिया ने। दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है, इससे नोट डाउन कर लेना, गिरधर आसिया ने। और यहीं पर चेतक की मृत्यु हो जाती है, तो कहते हैं चेतक का चबूतरा कहाँ बना हुआ है? बलीचा में। यही क्वेश्चन बनता है, चेतक की मृत्यु कहाँ होती है? बलीचा में, जहाँ पे चेतक का क्या बना हुआ है? चबूतरा। चेतक का बना हुआ है यहाँ पे चबूतरा, बलीचा के अंदर। यहाँ पे शक्ति सिंह उसे अपना घोड़ा देता है। और एक ग्रंथ और है अमरकाव्य वंशावली। अमरकाव्य वंशावली, इसके अंदर भी यही जानकारी मिलती है। और बलीचा के अंदर किस क्या बना हुआ है? चेतक का चबूतरा बना हुआ है। वहां पे क्या हो जाती है? चेतक की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर शक्ति सिंह उसे अपना घोड़ा देता है और महाराणा प्रताप क्या करते हैं? युद्ध भूमि से बाहर चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे हल्दीघाटी युद्ध में कौन कौन से व्यक्ति वीरगति प्राप्त होते हैं। तो झाला मानसिंह, झाला बीदा, राम सिंह तोमर। राम सिंह तोमर तो अपने 3 पुत्रों के साथ में इस युद्ध में लड़ते हैं, और तीनों पुत्रों के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं आगे की, इसे नोट डाउन कर लो आप, छोटे हो, फिर हम आगे की बात करते हैं। सारे क्वेश्चन ही है। प्रताप और शक्ति सिंह का मिलन कहाँ हुआ था? उदयनाला बलीचा में। जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है? अच्छे से नोट कर लेना। अब लिखो हल्दीघाटी युद्ध के उपनाम। इस हल्दीघाटी युद्ध को क्या कहते हैं? जो बदायूं है, जो इस युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा है, वो इसे गोकुंदा का युद्ध कहता है, और वो इसे हाथियों का युद्ध कहता है। हाथियों का युद्ध क्यों कहता है वो? इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो वो चीज समझ लो कि महाराणा प्रताप होता है, महाराणा प्रताप का एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। और जो राम प्रसाद है, महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। कहते हैं राम प्रसाद बहुत ज्यादा समझदार था, और इस राम प्रसाद को कौन प्राप्त करना चाहता था? अकबर प्राप्त करना चाहता था। फिर दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध में जब सेना लड़ रही थी तो हाथियों की भी लड़ाई होती है, और कहते हैं कि राम प्रसाद जो है, उस राम प्रसाद से अकबर के हाथी युद्ध करते हैं, और उस हाथी का नाम होता है रणमदार। अकबर का जो हाथी होता है वो था रणमदार, प्रताप का जो हाथी होता है वो राम प्रसाद। कहते हैं राम प्रसाद इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वो अकबर के हाथी को हरा देता है। किसको हरा देता है? वो अकबर के हाथी को हरा देता है। इसके बाद में अकबर की सेना के द्वारा एक और हाथी को उतारा जाता है, जिसका नाम होता है हवाई। किसको उतारा जाता है? हवाई। तो ये 2 हाथी मिलकर के फिर किसको हराते हैं? राम प्रसाद को हराते हैं। तो हाथियों ने भी उस युद्ध में अपना बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया था। इस कारण से इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। बदायूं जब इसे देखता है कि राम प्रसाद नाम का हाथी 2 हाथियों से युद्ध कर रहा है, तो ये हाथियों का युद्ध भी हुआ। और जब हाथियों का युद्ध हुआ तो इस कारण से वो अपने ग्रंथ लिखता है, उस ग्रंथ के अंदर वो इसे क्या बताता है? हाथियों का युद्ध बताता है। महाराणा प्रताप के अंदर 2 हाथी होते हैं, एक का नाम था लूणा और एक का नाम था राम प्रसाद। इधर से अकबर के जो हाथी है, एक तो क्या रणमदार, एक हो हवाई। मानसिंह जिस हाथी में बैठा है उसका नाम है मर्दाना। 3 हाथी किसकी तरफ से? अकबर की तरफ से। कहते हैं राम प्रसाद को प्राप्त करने की लालसा किसकी रहती है? अकबर की। और जब अकबर राम प्रसाद को पकड़ लेता है तो इसका नाम बदलकर क्या कर देता है? पीर प्रसाद। क्या कर देता है? पीर प्रसाद कर देता है। कहते हैं अकबर जो चीजें महाराणा प्रताप के साथ करना चाहता था, और महाराणा प्रताप को बंदी बना करके, वो सारी की सारी चीजें वो किसके साथ करता है? वो इस हाथी के साथ करता है। और इस हाथी को बहुत सारी यातनाएं देता है, और उन यातनाओं के कारण इस हाथी क्या है? मृत्यु हो जाती है। ये कहानी हमें देख सुनने को मिलती है। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन से हाथी थे
अब हम बात कर रहे थे हल्दीघाटी युद्ध को किस किसने क्या क्या नाम दिया, तो सबने बदायूं को लिख लो, जो बदायूं वहां पे प्रत्यक्ष रहता था, उस बदायूं ने अपनी ग्रंथ लिखी है, उसका नाम है मुल्तास उल तवारीख। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मुल्तास उल तवारीख। उस ग्रंथ का नाम है मुल्तास उल तवारीख। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर ये सब दो नाम देके जाता है। एक तो नाम देता है गोगुंदा का युद्ध, और एक देता है हाथियों का युद्ध। ये कौन देखे जाता है? तो ये देखे जाता है बदायूं में। गोकुंदा का युद्ध देखे जाता है और हाथियों का युद्ध देखे जाता है। एक हमें जानकारी मिलती है अकबर की अबुल फजल, और वो अबुल अबुल फजल क्या कहता है कि भाई ये जो युद्ध है, ये तो हल्दी घाटी का युद्ध है। किसका युद्ध है? खमनोर का युद्ध। क्या है, मोलेला गांव जो है वो खमनोर की पहाड़ी के पास में है, और उसी पहाड़ी के पास में युद्ध लड़ा गया था। इस कारण से इस युद्ध का कहा गया है, खमनोर का युद्ध कहा गया है। और कौन से ग्रंथ में कहा है उसने? आईन ए अकबरी। आईन ए अकबरी। कौन से ग्रंथ में कहा है इसने? आईन ए अकबरी में क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। अब हम कर्नल जेम्स टोड की बात कर लेते हैं एक बार। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है इसको? कर्नल जेम्स टोड ने कहा इसको थर्मोपोल निकल, मेवाड़ की थर्मोपोल। टोड क्या बोलता है इसको? मेवाड़ की थर्मोपोल। कर्नल टोड क्या बोलता है इसको? ये तो भैया क्या है, मेवाड़ की थर्मोपोल है तो, ठीक है। और कर्नल टोड जब ये जानकारी देता है तो एक कहानी और लिखता है, धोरा घाटियों ताल लो, आटे लो इतिहास, गांव गांव में थर्मोपोली, घर घर दियो निकास। ये बोल के जाता है कौन? कर्नल टोड। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कि फिर कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है इसको, अबुल फजल ने क्या कहा है। दोस्तों ये था हल्दी घाटी का युद्ध। आज हमने चर्चा की हल्दी घाटी युद्ध की बहुत अच्छे से डिटेल में। प्रताप की, अब हल्दी घाटी युद्ध की जो मेन हमें पता चलता है कि हल्दी घाटी युद्ध था, जिस उद्देश्य से लड़ा गया था, और वो युद्ध उद्देश्य ये था कि या तो प्रताप को बंदी बनाया जाए, या प्रताप युद्ध में मारा जाए, या प्रताप अधीनता स्वीकार कर ले। अब इन तीनों के अंदर ही कोई भी बात सत्य साबित नहीं हुई। ना तो प्रताप युद्ध पर बंदी बनाए गए, ना प्रताप ने अधीनता स्वीकार की, ना प्रताप की मृत्यु हुई। तो कहते हैं कि इस युद्ध में प्रताप की हार नहीं हुई। वहां पे जो मैदान के अंदर जो किया गया, वहां पे उसकी सेना भले ही हार गई हो, परंतु युद्ध मानो प्रताप नहीं हारे थे। युद्ध का उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ, तो युद्ध में फिर जीत कैसी? ठीक है दोस्तों, तो ये चीज भी नोट डाउन कर लेना कि जो महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी युद्ध था, वो जिस उद्देश्य से लड़ा गया था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। और जब वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था, तो फिर क्या होता है, उस युद्ध में फिर विजय किसकी हुई? अब हम बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात करते हैं। जैसे ही अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध को जीत लिया, और हल्दी घाटी युद्ध को जीतने के बाद में अकबर क्या करता है? उदयपुर पर आक्रमण करता है। और क्या कहते हैं, 1576 के अंदर, इसके अंदर 1576 के अंदर अकबर किस पे अधिकार कर लेता है? उदयपुर पर। और उदयपुर पे अधिकार करके उदयपुर का नाम क्या रखता है? मोमिनाबाद। क्वेश्चन बनता है, नोट डाउन कर लेना इसको। क्या क्या नाम रखता है? मोमिनाबाद या मोहम्मदाबाद। ठीक दोस्तों, अकबर ने क्या कर लिया? अकबर ने मोमिनाबाद, मोहम्मदाबाद, उदयपुर पर अधिकार कर लिया, नाम परिवर्तित कर लिया। और उदयपुर का जो प्रशासक है, कि भाई नाम को चेंज कर दिया, और इसका जो प्रशासक है, किलेदार को
करेगा, या इसका बागडोर भी तो किसी को संभाल में देगा किसी को, तो इसकी जो बागडोर है वो किसको देता है, जगन्नाथ कछवाहा को। ठीक है दोस्तों, किसको देता है, जगन्नाथ कछवाहा को। और आसफ खान को, जगन्नाथ कछवाहा को क्या कर देता है, वो इसकी बागडोर वहाँ दे देता है कि भाई जगन्नाथ कछवाहा तू किसको संभाल, अब तू उदयपुर को संभाल। अब क्या होता है, अकबर जो हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अकबर क्या करता है, अभियान भेजता है इसको प्रताप को पकड़ने के लिए। प्रताप क्या है, प्रताप युद्ध में ना तो मारा गया, ना ही प्रताप को बंदी बनाया गया, और ना ही प्रताप क्या हुआ, ना ही प्रताप ने अधीनता स्वीकार की। अब अकबर ये करता है, प्रताप को पकड़ने के लिए अभियान भेजता है, और कितने अभियान भेजता है, 4 अभियान भेजता है। और वो 4 अभियान कौन कौन से हैं, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं एक एक बार, जो भी 4 अभियान है। सबसे पहला अभियान भेजता है वो भगवंत दास के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में भेजता है, भगवंत दास के नेतृत्व में। और कब भेजता है, 1576 को। कब भेजता है, 1576 को। किसके नेतृत्व में, भगवंत दास के नेतृत्व में। पहला अभियान प्रताप को पकड़ने के लिए, प्रताप को बंदी बनाने के लिए, प्रताप को बंदी बनाने के लिए कितने अभियान, कितनी बार अभियान भेजता है वो, 4 बार अभियान भेजता है। सबसे पहले भेजता है भगवंत दास। कब भेजता है, 1576 में, तुरंत प्रभाव से, कि अभी जब अभी पकड़ गया था। परंतु भगवंत दास भी नहीं जीत पाता, नहीं लेके आता। दूसरा भेजता है शाहबाज खां को। शाहबाज खां को तो 3 बार भेजता है, 77 के अंदर, 78 के अंदर और 79 के अंदर। 3 बार किसको भेजता है, शाहबाज खां को 3 बार भेजता है। और 3 बार में भी शाहबाज खां प्रताप को नहीं पकड़ पाता है, परंतु शाहबाज खां कुछ काम करके आता है, कुंभलगढ़ जीत के देता है, उसकी हम चर्चा करेंगे आगे। तीसरे अभियान में भेजता है अब्दुल रहीम खान खां को। कब भेजता है ये तीसरे अभियान में, अब्दुल रहीम को, अब्दुल रहीम खान खाना, तो ये खाने खाना इसकी टाइटल होता है। इसको भेजता है 1580 के अंदर। ये अब्दुल रहीम वही है, रहीम के दोहे हम पढ़ते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूट जाने पर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये जो दोहे हैं रहीम के हैं, और रहीम यही है, अब्दुल रहीम है। और सबसे जो आखिरी अभियान है, इसकी भी हम बात करेंगे। अब्दुल रहीम खान का जो अभियान करता है वो क्या होता है, और आखिरी जो अभियान है वो भेजा जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। जगन्नाथ, यही जगन्नाथ है, जगन्नाथ कछवाहा। कब भेजता है, 1584 में। और कहते हैं इसके बाद में अकबर कोई सा भी अभियान नहीं भेजता है, और अकबर मन के अंदर यह मान लेता है कि वो प्रताप को नहीं पकड़ सकता। और अकबर क्या करता है, एक तरह से अकबर सेल्फ खुद की हार स्वीकार कर लेता है कि वो प्रताप को नहीं पकड़ सकता। तो उसके जो 4 अभियान है प्रताप को पकड़ने के, ये 4 अभियान कौन भेजता है, अकबर भेजता है। इसके अंदर हम बात करें, कुंभलगढ़ जो युद्ध होता है राजसमंद में 3 अप्रैल 1578 को, शाहबाज खां के नेतृत्व में। इसके नेतृत्व में, शाहबाज खां के नेतृत्व में। जब शाहबाज खां को पता चलता है कि भाई प्रताप कुंभलगढ़ के अंदर हो सकता है, तो 1578 के अंदर क्या करता है, शाहबाज खां कुंभलगढ़ में आक्रमण करता है। 3 अप्रैल 1578 को किस पे आक्रमण करता है, कुंभलगढ़ पे। कुंभलगढ़ का उस समय किलेदार कौन था, मालदेव सोनंदा। क्या नाम था कुंभलगढ़ के उस समय किलेदार का, भानदेव सोनंदा। इधर से कौन है, शाहबाज खां। इस युद्ध के अंदर शाहबाज खां की जीत होती है, भानदेव सोनंदा की हार होती है। और इस युद्ध को जीतने के बाद इस युद्ध का जो किलेदार किसको बना के जाता है, शाहबाज खां, गाजी खां। किसको बना के जाता है, गाजी खां को बना के जाता है। ये दोस्तों नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं अब्दुल रहीम की 1500 के अंदर अकबर ने क्या किया, अगला जो अभियान किया था अब्दुल रहीम को भेजा, कहाँ भेजा, अजमेर का किला बना के कि भाई अब्दुल रहीम अब तू ही जा और तू ही अकबर को प्रताप को पकड़ के ला। और जब जैसे ही अब्दुल रहीम अजमेर आता है, अजमेर आने के बाद वो क्या करता है, शेरपुर पर क्या करता है, शेरपुर नाम की जगह पड़ती है, वहां पे अपना पड़ाव डाल देता है अब्दुल रहीम। जैसे ही प्रताप का जो बेटा होता है अमर सिंह, उस अमर सिंह को पता चलता है कि अगर अब्दुल रहीम आया हुआ है प्रताप को पकड़ने के लिए, शेरपुर में पड़ाव डाला हुआ है, तो क्या होता है, अमर सिंह किस पे आक्रमण कर देता है, इसके पड़ाव पर ही आक्रमण कर देता है। और इसके जब पड़ाव पे आक्रमण कर देता है, और कहते हैं कि उस समय अब्दुल रहीम अपने साथ में जो आया था, सैनिक जो लाया आए थे, उनसे जो महिलाएं भी आई थी साथ में, अमर सिंह उन महिलाओं को पकड़ करके ले जाता है और कहाँ ले जाता है, मेवाड़ ले जाता है अपने पिताजी के पास में। पिताजी को कहता है कि पिताजी मैं क्या लेकर आया हूँ। पिताजी को पता चलता है कि इसने महिलाओं को लेकर लेकर आया अमर सिंह। तो अब तो प्रताप अमर सिंह को फटकारते हैं, डांटते हैं, तो कहते हैं कि ये राजपूतों की जो नीति है उसके विरुद्ध है। तुम जो इनकी महिलाओं को लेकर के आया हो, वापस इनको ससम्मान क्या करके आओ, वहीं छोड़ करके आओ। तो इस चीज से प्रताप के चरित्र की विशेषता पता चलती है। जो मैंने बात की थी आपसे कि जब मानसिंह संधि प्रस्ताव के लिए प्रताप के पास में आता है और प्रताप उसका अपमान करवा देता है, तो ऐसा वो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रताप का जो स्वभाव है, चरित्र है, वो काफी हमें स्पष्ट सा नजर आता है कि प्रताप ने जो महिलाएं अमर सिंह पकड़ लाया था, उन महिलाओं को भी ससम्मान वापस उसी जगह पहुंचवा दिया था। तो अमर सिंह उन महिलाओं को वापस छोड़ के रहता है। इस चारित्रिक विशेषता से रहीम अब्दुल रहीम बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और वो प्रताप के जो अभियान होता है इसको बीच में ही छोड़ करके वापस चला जाता है। तो ये चीज पे नोट डाउन कर लेना, जानकारी हमें देखने को मिलती है इसकी अब्दुल रहीम खान है खाना की। ठीक है दोस्तों, अब एक बात करेंगे हम आगे की, आप इसे नोट डाउन करो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम प्रताप की विजय पढ़ेंगे, प्रताप ने सेना को इकट्ठा करके दिवेर का युद्ध लड़ा और किस तरह से आगे बढ़े प्रताप, तो हम उसकी विषय नेक्स्ट क्लास करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, समझिए, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करिए, समझिए क्या दिक्कत आ रही है आपको, जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके पूछ लेना। और अगर समझ में नहीं तो शेयर करो, लाइक वगैरह भी कर दिया करो। ये दोस्तों, जय हिंद।